स्पीकर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस मंथन पर। मैं जीके सिंह आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आज मैं किडनी का दूसरा वीडियो जो कि नेफ्रॉन के बारे में बनाने जा रहा हूं, वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से खास तौर पर बहुत जल्द जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही आपको सहयोग करेगा। तो हम आपको नेफ्रॉन के बारे में आप बताते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किडनी जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था किडनी के बारे में, ये किडनी हमारे और आपके पास दो किडनी है, सबके पास दो किडनी है। और किडनी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता रखा था। अगर इस किडनी को जूम करके देखा जाए, बड़ा करके उसको अगर देखा जाए, तो आप देखोगे कि इस किडनी के अंदर में ही नेफ्रॉन होता है। मैंने बताया था कि किडनी का जो सबसे आउटर लेयर होगा उसको बोला जाता है पेरिटोनियम, उसी में है वो। उसके अंदर का जो लेयर होता है ना सर, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर का जो पार्ट होता है किडनी का उसको बोला जाता है मेडुला। और मेडुला और कॉर्टेक्स के अटैचमेंट है, दोनों में आपका नेफ्रॉन होता है। मेडुला के अंदर में खचाखच भरा रहता है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को परफॉर्म करने वाला यूनिट, जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन। सारी दुनिया नेफ्रॉन बोलती है। तो इसी मेडुला और कॉर्टेक्स के अंदर में अगर हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो आप देखोगे कि उसी के अंदर में आपको नेफ्रॉन दिखाई देगा। एंड व्हाट इज नेफ्रॉन? सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एंड योर किडनी। तो इसी के अंदर में यही नेफ्रॉन है, और उसी को मैंने जूम करके दिखाया है। और उसी का अगर बड़ा व्यू देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको मैंने दिखाया ना, ये आपको दिख जाएगा। यही एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और अगर इसको हम लोग लेवल करना सीखें कि ये क्या क्या इसमें होता है, ये जब मैंने सीख लिया कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा है नहीं नेफ्रॉन, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ही ये चीजें सीमित होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर झांक कर देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप जाके देखोगे, तो इस किडनी के अंदर में जो कॉर्टेक्स और मेडुला के इंटरनल पार्ट में जो नेफ्रॉन होता है ना, वो इतना बड़ा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, इतना बड़ा। हम सीखने के लिए इस डायग्राम को इतना बड़ा बनाया ताकि आप तक चीजें सही सही दिख जाए और आप चीजों को सही से एनालाइज कर सको। अदरवाइज अगर कोई पूछेगा कि क्या इतना बड़ा होता है, नो सॉरी सर, इतना बड़ा नहीं, वो बहुत ही छोटा होता है इनसाइड द किडनी। आपके एक किडनी का वजन ही क्या है, बहुत छोटा होता है, 140 ग्राम के आसपास होता है। और उस 140 ग्राम के आसपास मिलियंस से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं आपके किडनी में। और मैंने बताया था कि उसको अगर लंबड़ा दिया जाए, एक लंबे तार के रूप में खींच दिया जाए, तो आपको 17 से 18 किलोमीटर तक ये लंबा हो जाएगा। उस नेफ्रॉन को अगर आप चाहोगे देखना, तो इट इज वेरी इंपॉसिबल माय डियर। उसको देखो, ये ऐसा है। आइए हम लोग बात करते हैं बगैर समय को गंवारे हुए। ये पहला पार्ट होता है आपके नेफ्रॉन का, ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट आपका ये होता है, तीसरा पार्ट आपका ये होता है, चौथा पार्ट आपका ये होता है, और पांचवा पार्ट आपका ये होता है। ये नेफ्रॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। और अगर इसको लेवल करना हम लोग सीखेंगे, लेवल कि नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन का किस किस पार्ट को आप क्या बोलोगे, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले इस पार्ट की। इसको बोला जाता है, ये कैप्सूल है, पूरा नाम इसका है हुजूर बोमेन कैप्सूल। क्या मैंने कहा? बोमेन कैप्सूल। हिंदी वाले लोग इसको बोलते हैं बोमेन संपुट, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। मैं आपसे एक बात गुजारिश करता हूं कि बायोलॉजिकल टर्म को अगर हो सके, इफ इट इज पॉसिबल, तो उसके इंग्लिश टर्म को आप याद रखें, ज्यादा आपको पढ़ने में सहूलियत प्रदान होगी। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के जो भी इंटरनल पार्ट हो, जो भी उसका टर्म होता है, वो ज्यादातर इंग्लिश के ही चीजों को याद रखना ज्यादा पॉसिबल होता है। लाइक आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी माइटोकॉन्ड्रिया, कोई आपको माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी मीनिंग नहीं बताया होगा। तो मैंने अपने इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बताने से पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने नामांकन लिख डाला है कि अगर कोई बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो उनको तकलीफ होगी, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। इसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल, हिंदी में बोमेन संपुट। और इसके पास अंदर में ये गदर बदर, ये खचर बचर, ये पूरा खचाखच इसके अंदर में छोटी छोटी नसें भरी हुई है, जो कि आप देख नहीं पाओगे। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। यहां मैंने लिखा है, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। हिंदी में भी उसको लोग ग्लोमेरुलस ही बुलाते हैं। अब देखो, ये ग्लोमेरुलस से दो नसें निकलती हुई नजर आती है, यहां से नहीं निकलती। अब याद रखो, मैंने बताया था ये किडनी, और किडनी की ये दोनों नसें प्रीवियस वीडियो में,
इसको बोला जाता है रेनल। ये दोनों ही नसें रेनल है। इसको मैंने कहा था ये रेनल आर्टरीज है और इसको मैंने कहा था ये रेनल वेन है। रेनल आर्टरीज का काम है, इसका काम है हार्ट से ब्लड को लेकर किडनी के पास पहुंचाना, वहां तक रीच आउट करना, इसका काम है। किसका? रेनल आर्टरीज का। अब जब रेनल आर्टरीज यहां से लेके किडनी के अंदर में इंटर करेगा, जिसको मैंने कहा हाइलम, ये वाला पोर्शन किडनी का हाइलम कहा जाता है। सो हाइलम में जैसे ही इंटर करेगा अंदर में, तो वहीं पर नेफ्रॉन मिलेगा और ये वाला जो है ना एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल, ये इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवाही धमनियां। ये इसका काम है कलेक्ट करना। क्या करना? कलेक्ट करना। किन चीजों को? गंदे खून को, जो कि हार्ट ने पंप करके हार्ट भेजा है कहां? किडनी के पास। बिकॉज हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं दिन भर। हम खाते हैं, डाइजेस्ट होता है एंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और आपके ब्लड में, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है कि उसमें बहुत सारे जो अवांछित पदार्थ हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे एमिनो एसिड, ग्लूकोज, आपको क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये ब्लड से बाहर होना जरूरी है। जिसमें एमिनो एसिड अच्छा चीज है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और यूरिया, ये बहुत ही खतरनाक चीज है जिसको बाहर निकालना है, वही ब्लड में बनता है। और उसी को छानने के लिए किडनी की आवश्यकता होती है। हर इंसान के पास 2 किडनी है और दोनों किडनी का काम है यही करना। अगर आपके पास किडनी नहीं होगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान का दिया हुआ ये गॉड गिफ्टेड चीज है जिसका काम ये है, और उसी को छानने के लिए तमाम चीजें। तो ये रहा आपका, मैंने कहा क्या इसको बोलते हैं, ये क्या है? बोमेन कैप्सूल है। और बोमेन कैप्सूल के अंदर में एक गदर बदर स्ट्रक्चर है, खून की पतली पतली नली है जो कि कलरफुल आपको दिखेगी अगर आप देखोगे इसके 3D व्यू को। और यहां पर देखोगे कि 2 नसें, एक इधर से गई है और दूसरी यहां से बाहर निकली है। ये वाली नसें जो है, ये वाली नसें, ये वाली नसें, इसी नस को ये जो रेनल आर्टरीज था ना, जो ब्लड लेके जा रहा था हार्ट से, वो लेके गया और यहां पर जाने के बाद इसी को दिया, एफरेंट आर्टियोल को दे दिया। इसके अंदर में एफरेंट आर्टियोल है जो कि ग्लोमेरुलस से जुड़ी हुई एक वेन है, नली है, वहां पर जाके ये रेनल आर्टरीज ब्लड को दे दिया। किसको? एफरेंट आर्टियोल को। एफरेंट आर्टियोल गंदे खून को लेकर, गंदे ब्लड को लेकर के ये अंदर गया। कहा? ग्लोमेरुलस में। ऊपर में ये मोटा एक नली के जैसा दिख रहा है, लेकिन जब यही गया ना एफरेंट आर्टियोल, अभिवाही धमनी, जब ये अंदर गया तो यही खंडित होकर के छोटे छोटे महीन शाखित छोटे छोटे नली में कन्वर्ट कर गया, जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा। और बाद में फिर यही नली एक साथ जुड़ करके जब काम हो जाएगा यहाँ का, तो ये एक सिंगल नली में कन्वर्ट कर जाता है और ये लेकर के चला जाता है दूसरे तरफ। पूरा इसमें जालनुमा ये संरचना बना देता है और इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। जरा गौर से सुनना माय डियर। इफरेंट, ई फॉर इफरेंट, ए फॉर एफरेंट, इसको बोला जाता है एफरेंट, गंदे खून को लेके जाने वाला रास्ता, एफरेंट आर्टियोल। और फिर एफरेंट आर्टियोल अंदर जाकर के खदर बदर संरचना में कन्वर्ट कर गया और वहां पर उसको मैंने ग्लोमेरुलस कहा। और ग्लोमेरुलस फिर कन्वर्ट करके एक पतली नली में कन्वर्ट कर गया और वो फिर आगे जाके आगे आपको ब्लड के छनेजा में सहायता करने लगा। उसको बोला हमने इफरेंट आर्टियोल या अपवाही धमनियां। ये ग्लोमेरुलस, ये आपका बोमेन कैप्सूल और इसको मैंने कहा एफरेंट आर्टियोल और ये आपका इफरेंट आर्टियोल। फिर यहां से यहां पर आइए, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी। कौन टी भाई मेरे? पीसीटी। एंड व्हाट इज पीसीटी? पी का मतलब होता है प्रोक्सिमल, सी का मतलब होता है कॉन्वुलेटेड और टी फॉर ट्यूब। ये प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब है। फिर यहां से आगे चलिए, ऐसी वाली जो ये संरचना है, ये इसको हेनले ने बताया था। हेनलेस एक इंसान का नाम है, मेरा नाम जीके सिंह, आपका नाम XYZ। उसी तरह से हेनली नाम का एक इंसान था जिसने इस ट्यूब को खोजा। इस ट्यूब में जब ब्लड अंदर तरफ जा रही होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लूप है। चूंकि लूप के जैसे है इसलिए इसको लूप बोलते हैं। ये डिसेंडिंग लूप के जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लूप और इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप। किसने बताया था? हेनले ने। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हेनलीज का ये कौन सा लूप है? इसको कहते हैं ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और इसे बोला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अधिरोही चाप है और ये कौन सा चाप है ये बाबू? इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप, अवरोही चाप है। दो हुआ। फिर यहां पर आई, यहां भी थोड़ी सी ये मुड़ी हुई है जो इसकी ब्यूटी है। नेफ्रॉन को देखोगे तो यहां ऐसा, फिर यहां ऐसा, फिर यहां ऐसा, फिर यहां पर जाने के बाद ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी है। डीसीटी, डी फॉर
इसको बोलते हैं डिस्टल, C फॉर कॉन्वोल्यूटेड और T फॉर ट्यूब। और इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए? इसको हिंदी में बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में ही समझिए, ज्यादा बेहतर होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और यहां पर जब हम लोग आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब एक हौज है, हौज, ब्लड से छान कर इधर से यूरिन बनेगा और इस हौज में जाकर जमा होगा, हौज है, तो ये कलेक्ट करने वाला हौज है। अब एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब हमने जब कहा कि 1 बिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर में, और सारे नेफ्रॉन का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना, उसके अंदर से गंदगी को चूस कर बाहर निकाल देना, यूरिन बना देना, पेशाब बना देना, तब भैया सारे के सारे जो नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे तो कहीं कहीं जाके जमा करेंगे। अब सबका रास्ता यूरिनरी ब्लैडर से तो है नहीं कि वहां सब जाके पेशाब पहुंचाएगा, वहां जाके सब पेशाब पहुंचाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, नहीं है। उसी प्रकार से अब मान लिया जाए जैसे हमको कोई सामान खरीदना हो सरकार से, तो क्या करेगा? हर इंसान 1000, 2000, 3000 रुपया सरकार के पास पहुंचाने जाएगा, अपने अपने बैंक में गिराएगा, ऑटोमेटिक सरकार उसको काट लेगी, पहुंच जाएगा उसके पास। उसी प्रकार से सारे के सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये यूरिन बना करके इस कलेक्टिंग डक्ट के पास जाकर भेज देते हैं। इसको देखिए बड़ी गौर से, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते ये क्या है, उनको लगता है ये गाछ वृक्ष बनल है। गाछ वृक्ष नहीं है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। एक नेफ्रॉन मेरा वाला जो मैंने डायग्राम बनाया वो यहां पर जाकर इसमें पेशाब बना के भेज दिया। अगर दूसरी नेफ्रॉन हो गई तो यहां आती, तीसरी यहां, चौथी यहां, पांचवी यहां, छठी यहां, सातवीं यहां, इनफिनिटली मेनी नेफ्रॉन्स आर अटैच्ड टू द कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑल नेफ्रॉन्स का क्या काम है? यूरिन को बनाकर, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन को बनाकर कलेक्टिंग डक्ट में जाकर भेज देना। और फिर कलेक्टिंग डक्ट का अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कलेक्टिंग डक्ट का जो रास्ता होगा वो डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब के थैली के पास होगा, उसमें जाके पेशाब जमा होगा और फिर फीमेल में वेजिना और मेल में यूरेथ्रा के माध्यम से जब राइट टाइम आता है, जब एहसास होता है कि हम यूरिन डिस्चार्ज करें, बाहर हो जाता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। मैं सबसे पहले उन छात्रों को बताना चाहता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से मेरे वीडियो को देखेंगे, उनको शायद कम फायदा करे, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही कंपटीशन के व्यू से सारे के सारे बायोलॉजी में जो भी टर्म है, जो भी चीजें, मैं उनको उनके ऊपर ध्यान दूंगा। बहरहाल मैं बोर्ड लेवल के छात्रों के लिए ये ज्यादातर पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बोर्ड में प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। यहां से बोर्ड में 2 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। दूसरा आएगा राइट द स्ट्रक्चर एंड लेवल द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तीसरा आएगा कि पेशाब कैसे निर्माण करता है नेफ्रॉन, उसके बारे में वर्णन करें। फिर से एक बार सुन लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा पहला क्वेश्चन आएगा कि एक नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, चित्र बना दो, नाम लिख दो। दूसरा आएगा कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं और उसका वर्णन भी करें कि कैसे वो कार्य करता है। तीसरा आपको कहेगा कि नेफ्रॉन पेशाब का निर्माण कैसे करता है, इस पर आप चर्चा करें। ये 3 क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं और तीनों को देखिए मैं कितना बढ़िया से बता देता हूं, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आप मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, उसको आप सब्सक्राइब करिए, मेरी आपसे अनुरोध है। और अगर और बेहतर लग रहा है तो आप शेयर करें, मेरी आपसे यही विनती है। आइए हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट क्या है। अब देखिए इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका डायमीटर थोड़ा सा कम होता है, यानी एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर, मोटाई थोड़ा सा ज्यादा और इसकी मोटाई थोड़ा सा कम। इसके मोटे पतले होने से क्या फर्क है? फर्क है दोस्तों, जब ब्लड लेकर के ये पहुंचाएगा रेनल आर्टरीज किसको? एफरेंट आर्ट्रियोल को, तो मोटे डायमीटर होने की वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ जाता है और इसके पतले होने से वजह से भी यहां का प्रेशर बढ़ जाता है। यानी इस एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के मोटे और पतले के वजह से द प्रेशर हियर, यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ज्यादा प्रेशर पर हमारे ब्लड में जो बना था, मैंने कहा बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू एमिनो एसिड बने थे, ग्लूकोज बने थे,
क्रिएटिनिन बने थे, यूरिया बने थे, यूरिक एसिड बना था, साल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो सारे यहां पर पहुंच गए। अब जो उसके अंदर में खराब चीजें हैं जैसे क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, बाहर निकलना जरूरी है, लोग मर जाएंगे अगर ब्लड में रहेगा तो, वो तो इसके अंदर में प्रवेश कर ही गए। और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल मटेरियल था हमारे बॉडी के लिए, लाइक दैट ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर मोलिक्यूल्स, काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं दोस्तों। गर्मी के मौसम में वाटर अगर आपके शरीर में घट जाए, बायोकेमिकल रिएक्शन रुक सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीज भी यहां पर पहुंच गए। और चूंकि प्रेशर ज्यादा था यहां पर, देयर विल बी मैक्सिमम प्रेशर हियर, एंड ड्यू टू विच सारे के सारे चीज, क्या अच्छे और क्या बुरे, सब अंदर चले गए, छना के अंदर चले गए जा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्राउड में कोई इंसान अगर किसी को गोली मारने जाता है तो क्राउड में उसको यह पता नहीं चल पाता है विच वन इज माई टारगेट, वो टारगेट लेता है कहीं और, उसके साथ दूसरे लोग भी मारे चले जाते हैं, जिस पर की सरकार रोक लगाई हुई है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है कि दूसरे लोग क्यों उसमें बाधित हो गए, परेशान हो गए। उसी प्रकार यहां जब आया हायर प्रेशर पर, इसके अंदर में क्या खराब चीज और क्या बढ़िया, सब लोग तेजी से अंदर चले गए। इसमें इसको ल्यूमेन बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल का ये ल्यूमेन है। अब ला एक बात तो खराब हो गया कि जाना चाहिए था क्रिएटिनिन को, जाना चाहिए था किसको, यहां यूरिया को, जाना चाहिए था किसको, यूरिक एसिड को, जाना चाहिए था और भी जो गड़बड़ चीजें हैं उनको, लेकिन इसके साथ वाटर भी चला गया, इसके साथ एमिनो एसिड भी चला गया, इसके साथ C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहा जाता है वो भी इसके साथ इंटर कर गया। अब क्या होगा, अब तो दिक्कत हो गया, इसमें चला गया। और चीजें बड़ी फास्ट चलती है, ऐसा नहीं कि तुरंत। अब इसके अंदर जब चला गया तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये हायर प्रेशर पर ये इन चीजों का छन कर ग्लोमेरुलस से ल्यूमेन में प्रवेश करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? हायर प्रेशर पर ग्लोमेरुलस के अंदर में खून के अंदर की क्या खराब और क्या अच्छी चीज छनकर ल्यूमेन में, बोमेन कैप्सूल में चले जाने को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। एंड व्हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोस्तों? बिकॉज ये हाई प्रेशर पर क्रिएट करता है, हाई प्रेशर पर होता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो यहां पर चला गया। क्वेश्चन आएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस पर होता है, हाई प्रेशर पर कि लो प्रेशर पर? आपका जवाब होगा हाई प्रेशर पर। क्यों हाई प्रेशर डेवलप करता है? क्योंकि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसी की वजह से वहां पर एक प्रेशर डेवलप करता है यहां पर, और इसी प्रेशर की वजह से क्या खराब और बढ़िया दोनों चीजें आ गई। अब उसका निराकरण कैसे करेगा ये नेफ्रोन? अब बताओ, देखने में छोटा लगे, काम करे गंभीर। अरे भैया, जो दिखता नहीं है वो इतना बड़ा काम को अंजाम देने जा रहा है, और हम आप तो दिखते हो। अब कहा गया एक सिलाई का डिब्बा एक पेन बनाने के लिए सफर नहीं पाएगा, बताओ। उसी प्रकार से अब आइए यहां पर उसके बिगड़े हुए काम को कैसे अंजाम देगा, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब क्या करेगा जानते हो? जो भी अच्छी चीजें आई है, वाटर, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इसके अंदर में जो भी अच्छी अच्छी चीजें आई है, वो सारी चीजें इसके अंदर से रीएब्जॉर्ब करके ये बाहर करके ब्लड में डाल देगा। ये पीसीटी का काम है, पीसीटी का, प्रोक्सिमल ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का, इसका काम है दोस्तों। क्या काम है कि ये जो भी चीजें उधर से आ गई है उसका 65 से 70% पार, 65 to 70% जो भी चीजें उधर से आ गई है, वाटर, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब को ये क्या करता है, ये रीएब्जॉर्ब करके उसको दे देता है। और यहीं से स्टार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण, यानी जो चीजें चली गई थी, वापस नहीं आने का उसका कोई लग रहा था, वो वापस आएगी। और फर्स्ट वापस कराने वाला कौन था? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और यहीं से 65 से 70% वो चीजें जो इसके अंदर चली गई थी ना, उसको ये रीएब्जॉर्ब करके अपने से ब्लड में भेज देता है कि जाओ, तुम आ गया था, मुझसे दिक्कत हो गई थी, किससे? ग्लोमेरुलस से, हाई प्रेशर की वजह से ये अंदर आ गया था, अब तुम चले जाओ, उसको भेज देता है। ऑफकोर्स 65 to 70% उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपसे पूछेगा कि पीसीटी का क्या कार्य था, आप बताओगे? जितनी भी चीजें थी अच्छी चीजें, उसको रीएब्जॉर्ब करके पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब 65 से 70% को इसमें दे दिया। अब यहां से क्या होता है, इसके अंदर में अब जाएगा,
और जो चीजें ये छन कर आई है उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेट। जैसे इधर से छन के क्या है? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये सभी क्या है? फिल्ट्रेट है। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। और उस फिल्ट्रेट में कुछ अच्छी भी चीज है, कुछ खराब भी चीज है, ठीक है, तो इसको फिल्ट्रेट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या छन के इसमें आया और यहाँ से 65 से 70% को रीएब्सॉर्ब करके भेज दिया किसमें? इसमें, ब्लड में। और उसके बाद फिर फिल्ट्रेट इंटर करता है किसमें? इसमें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको क्या है? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं, इस फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं बेटा? इसको फिल्ट्रेट जब इसमें इंटर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हेनलीज का लूप है। इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज। इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली का काम है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके वापस भेज देना। यानी जो भी वाटर इधर से ज्यादा आ गया होगा तो वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके ऊपर में भेज देना, इसका काम है। अब यहां से आपका जो फिल्ट्रेट है इंटर करेगा किसमें? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। किसमें करेगा? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में करेगा। और जब एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जाएगा दोस्तों, तो यहां पर जो भी आयंस के मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस के मॉलिक्यूल्स, ये आयंस के मॉलिक्यूल्स को ये रीएब्सॉर्ब करके पुनः ब्लड में भेज देगा। इसका भी काम आप समझ गए होंगे, इसका भी काम समझ गए होंगे। और उसके बाद अब आता है आपका कहां पर? इसमें आता है डीसीटी में। डीसीटी में जो भी बची हुई रीएब्सॉर्प्शन की चीजें थी, जिसको रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजना था, इसमें से कितना? 15 से 20% चीजें, 15 से कितना? बोलो। इसमें 15 to 20% जो भी चीजें हैं, ये डिस्टल कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब, ये वाला जो है, ये रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा और बाकी चीजों को इसमें भेज देगा। इसमें भेजने के लिए सोचेगा नहीं, इसमें भेज देगा। अब यहां पर रुक जाओ। अब आप समझ गए होंगे कि पहला कार्य क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे हुआ। दूसरा कार्य क्या था? ये पीसीटी, ये हेनलीज लूप और डीसीटी तीनों मिलकर के रीएब्सॉर्ब करवाया। क्या करवाया? रीएब्सॉर्ब कर गया। अरे करवाया कि नहीं करवाया? बोलो यार। करवाया ना। क्या काम था इसका? इसका काम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये काम बिगाड़ दिया। एक तो फिल्टर किया, दूसरा बढ़िया चीज को भी भेज दिया। कहां पर भेज दिया? जाओ उधर मरो। अब कोई पूछेगा इसका काम है फिल्टर करना, कर तो दिया, लेकिन हे पीसीटी और ये आपका हेनलीज लूप और डीसीटी बेचारे परेशान है रीएब्सॉर्ब करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? रीएब्सॉर्ब। इन लोगों को कुछ मिल रहा है क्या? काम बिगाड़ दिया। ये तीनों मिलकर के रीएब्सॉर्ब करवाने के लिए भिड़े हुए हैं। जिस प्रकार कैसे घर में माँ बाप घर को ठीक ठाक करते हैं, बाल बच्चा क्या करता है? घर को बिगाड़ने के पीछे लगा रहता है। उसी प्रकार से लोग पूछेगा माँ बाप का क्या रोल है, तो घर को ठीक ठाक करना। बच्चा का काम क्या है? उसको बिगाड़ना। एक काम ठीक करेगा, दूसरा काम बिगाड़ देगा। ये तो छाना, और छाने हुई चीजों के साथ अच्छी चीजों को भी भेज दिया। जा जब भेज दिया तो ये पीसीटी, ये हेनलीज लूप और ये डीसीटी क्या किया? रीएब्सॉर्ब कराया। ये कितना रीएब्सॉर्ब कराया? 65 से 70% चीजों को यहीं से लौटा दिया ब्लड में। और ये क्या किया? वाटर के मॉलिक्यूल को रीएब्सॉर्ब करके भेज दिया। ये क्या किया? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इसको बोलते हैं। यहां ब्लड ऊपर जाता है, ब्लड में फिल्ट्रेट। और मैंने कहा फिल्ट्रेट किसको कहा जाता है? जो चीजें छन कर आ गई है, इसका काम है आयन को नहीं जाने देगा, उसको रीएब्सॉर्ब करके वापस कर देगा। और बची खुची चीजों में 15 से 20% चीजों को ये रीएब्सॉर्ब करके भेज देगा। अब यहां पर तो खराब चीजें ही बची। अब देखो दो काम हुआ, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्सॉर्प्शन। और उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव मतलब सब चीजों को रीएब्सॉर्ब करके नहीं भेजा, क्रिएटिनिन को नहीं भेज दिया। क्या किया? सिर्फ वही चीज जो चीज ब्लड के लिए खराब है उसको बाहर निकाल दो। उसको उन्होंने बढ़िया चीजों को रीएब्सॉर्ब करके भेज दिया और जो खराब चीजों उसको पेशाब रास्ते से भेजने का प्रयास किया। अब यहां एक और प्रोसेस होता है। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में हुआ क्या था? खराब चीजों को नेफ्रॉन से निकाल, सॉरी बढ़िया चीजों को नेफ्रॉन से निकाल करके ब्लड में भेज देना। फिर से एक बार मेरी बात को सुनिए। सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में क्या हुआ था? जो भी नेफ्रॉन में अच्छी चीजें, अच्छे मटेरियल्स, एमिनो एसिड, वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज जो हमें और आपको एनर्जी देगा, वो प्रवेश कर गया था ना, उसको निकाल करके रीएब्सॉर्ब करके फिर से पकड़ करके ब्लड में पुनः लौटा देना। जाओ, मिस से आ गया था, गलती से आ गए थे तुम, चले जाओ। और उसी के बारे में मैंने कहा 65 से 70% यही लौटा देता। वाटर को ये नहीं जाने देता, लौटा देता। ये आयंस को नहीं जाने देता, लौटा देता। क्योंकि हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बहुत सारे आयंस हैं आपके बॉडी में जो आपके लिए कुछ जरूरी भी है, कुछ को बाहर भी निकालना है। और इसका काम है 15 से 20% चीजों को लौटा देना। अब यहां पर एक होता है
ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखिए सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं। कैसे अपोजिट प्रोसेस? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में अच्छी चीजों को, अच्छे मटेरियल्स को किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर से पकड़ करके ब्लड में भेज दिया जाता है, जाओ। और ट्यूबुलर सेक्रेशन जो कि यहां स्टार्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट में भेजने से पहले खराब चीजों को, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, उसको जबरदस्ती, जबरदस्ती पकड़ करके कलेक्टिंग डक्ट में यानी नेफ्रॉन में भेज देना। तू जाओ, तुमको नेफ्रॉन में जाना है, जाओ। ये लोग क्या किया, बढ़िया बढ़िया चीजें जो आ गई थी उसको पकड़ के फिर से एब्जॉर्ब करके उधर भेज देना ब्लड में। और ट्यूबुलर सिक्रेशन यहां पर हुआ, बढ़िया बढ़िया नहीं, खराब चीजों को जो कि ब्लड में दिक्कत देगा, ब्लड में, उसको पकड़ करके फिर से नेफ्रॉन में डाल देना। और फिर उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में वो चला गया। अब एक बात यहां मैं बताना चाहता हूं, पर डे ये जो रिएक्शन, ये जो प्रोसेस चलता है ना, तो लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट तैयार होता है। 180 लीटर पर डे, बाप रे भाई, इतना ज्यादा। सोचो यार, सोचो जरा सा, 180 लीटर फिल्ट्रेट विल रेडी पर डे ड्यू टू द फिल्ट्रेशन ऑफ नेफ्रॉन। पर डे, एक नेफ्रॉन नहीं, सारे के सारे नेफ्रॉन से पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। उसमें से मात्र 1 से 2 लीटर ही आपका यूरिक एसिड यानी आपका ये यूरिन बन पाता है, मात्र 1 से 2 लीटर। तो बाकी बचे उतने सारे फिल्ट्रेट, उतने सारे जो थे 180 लीटर में, कहां चले जाते हैं? सबको रीएब्जॉर्ब करके भेज देता है पूरा, चले जाओ। अब यही जिसका किडनी खराब है, नहीं हो पाएगा, किडनी में प्रॉब्लम है, तो चला गया। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ, यहां पर ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ, खराब चीजों को निकाल करके ब्लड से नेफ्रॉन में डाला और फिर वो पेशाब बन गया, यूरिन बन गया और इस कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। और फिर इस कलेक्टिंग डक्ट का जो रास्ता है वो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में है, यही आपका कलेक्टिंग डक्ट। इधर से कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पर भेजा, जिसको मैंने कहा था ये क्या है, ये कौन रास्ता है, जिसको बोलते हैं यूरेटर है। ये क्या है, यूरेटर है, ये वाला यूरेटर, ये भी यूरेटर। और यूरेटर लेकर के एक ब्लैडर में जाकर देता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फिर फीमेल में वेजिना के रास्ते और मेल में यूरेथ्रा के रास्ते से ये बाहर हो जाता है, अगर टाइम आता है यूरिन डिस्चार्ज का तब। तो यही आपका स्ट्रक्चर है और यही आपका फंक्शन है एक नेफ्रॉन का। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। और इस वीडियो में मैंने आपको एक नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, उसके बारे में बताया। और मैंने बताया कि किडनी में कहां पर वो नेफ्रॉन होता है, कितने नेफ्रॉन होते हैं। ये 1 बिलियन से भी ज्यादा एक किडनी में होता है, दोनों किडनी में 200 ज्यादा मिलियन हो जाएंगे। लंबा करोगे 17 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। उसका अगर आप फंक्शन देखोगे तो इतना लाजवाब और खतरनाक फंक्शन है। मैं उसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताया। तो बहरहाल मैंने बताया कि बोर्ड वाले छात्रों को कैसे इसको लिखना। बोर्ड में अगर आपसे पूछे तो आपका डायग्राम बनाना, उसको लेवल कर देना, बस इतना करना, 5 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन करो, तो स्ट्रक्चर भी बनाना है, लेवल भी करना है, यानी नामांकन भी करना है और उसके फंक्शन के बारे में भी लिखना है। जहां फंक्शन लिखोगे तो वहां पर लिखोगे कि एक नेफ्रॉन के कितने फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन 3 तरह से परफॉर्म करता है। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मैंने कहा कि रेनल आर्टरी जाकर के ब्लड देती है नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टियोल को और फिर एफरेंट आर्टियोल उस ब्लड को लेके जाता है ग्लोमेरुलस में देता है। और ये ग्लोमेरुलस के पास हाई प्रेशर होता है और इस हाई प्रेशर पर ब्लड तेजी से छनकर खराब चीजों के साथ साथ अच्छे चीज भी इंटर कर जाते हैं। क्योंकि ये हाई प्रेशर पर छनैया होता है, इसलिए इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है। फिर मैंने एक और लाजवाब बात आपको बताने का प्रयास किया, यहाँ पर क्यों हाई प्रेशर होता है। तो मैंने कहा कि एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर अलग अलग है, उसके वजह से इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और फिर मैंने कहा कि वहां से जो अच्छी चीजें अंदर आ गई है, नेफ्रॉन के अंदर में इंटर कर गई है, उनको रीएब्जॉर्ब कराने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कहां से? पीसीटी के पास से 65 से 70% चीजों को पीसीटी रीएब्जॉर्ब करके ब्लड को देता है। बची हुई जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये रीएब्जॉर्ब करके ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली लौटा देता है। और उसके बाद आपका ये
एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली आयंस को नहीं जाने देता है, रीएब्जॉर्ब करके वापस करता है, और जो बची हुई चीजें अच्छी है 15 से 20% को ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब वापस कर देता है। और यहां पर एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिस तरह से ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ था, उसी प्रकार से यहां पर एक और अच्छी चीजें स्टार्ट होती है, एक और अच्छा प्रोसेस जिसको बोला था ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसमें बिल्कुल ही प्रोसेस ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का अपोजिट होता है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हुआ था माय डियर, अच्छे चीजों को जो मिस्टेक से ब्लड से आ गया था किडनी में, नेफ्रॉन में, उसको पकड़ करके ब्लड में मिलाना, और ट्यूबुलर सिक्रेशन में खराब चीजों को पकड़कर नेफ्रॉन में भेज देना। और फिर एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है ये कलेक्टिंग डक्ट से, इस तरह हजारों लाखों नेफ्रॉन्स जुड़ सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट से, और वो यूरिन को लेकर के, पेशाब को लेकर के ये यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है, और यहाँ से मेल में यूरेथ्रा और फीमेल में वेजिना के रास्ते से चला जाता है। ये 3 प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और फिर आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। आज की वीडियो में आई होप कि आप सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है माय डियर, कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर कमेंट करने का हो तो कमेंट करिए, और भी वीडियो किस तरह का हमसे अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर कमेंट लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।